गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है दिसंबर 27 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं। तो कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे तो थोड़ा सरफेस पे ही कवर करने वाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगे नहीं। जैसे पहला टॉपिक है क्रिएट इन इंडिया। तो एक रिकमेंडेशंस हैं कि जिसमें हम लोग एविएशन या फिर जो क्रिएटिविटी फील्ड होता है उसमें कैसे हम लोग हमारे यूथ को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ऊपर से करके निकलेंगे। प्रसाद स्कीम के बारे में बताऊंगा कि पुरानी स्कीम है, थोड़ा सा न्यूज़ में दोबारा से है, ये थोड़ा देख सकते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी होती हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन सी होती हैं, वो हम लोग बात करेंगे। और इसके साथ ही एक दूसरा आर्टिकल है जो है सीड स्कीम के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। मनरेगा के अंदर कुछ रूल्स को चेंज किया गया है, कुछ लोग इसको काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। ये पूरे रूल्स क्या है वो थोड़ा बात करेंगे। उसके अलावा पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन स्कीम है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि ये भी थोड़ा न्यूज़ में है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, न्यूज़ में क्यों है, अब आपको बताऊंगा। और एयरक्राफ्ट कैरियर एडिटोरियल है। ये उस तरह का एडिटोरियल नहीं है जो कि थोड़ी सब्जेक्टिव होता है, ओपिनियन होता है। काफ़ी फैक्ट बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ये एडिटोरियल है, जिसमें हम लोग इंडिया का जो नया एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जो हमारे पुराने एयरक्राफ्ट थे उनके बारे में बात करेंगे, और वर्ल्ड ओवर ग्लोबली एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा रहने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा जो आपको मैं बोलता हूँ, वीडियो को लाइक तो सभी ने करना ही करना है। पता चलना चाहिए कि कौन बच्चे यहाँ पे रोज़ एनालिसिस देखते हैं। बाकी हम लोग जनवरी से यानी कि अगले महीने से ही अपना नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हो या फिर हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। बाकी अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखिए टेस्ट सीरीज तो आपने लगाना ही है ना, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बिना तो काम चलेगा नहीं भाई। टॉपिक पढ़ने से खाली कुछ नहीं होता है, जब तक क्वेश्चन आप नहीं लगाओगे टॉपिक से। तो हम भी 22 ऑफ जनवरी से अपना फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, तो ये भी आप आराम से देख सकते हो। सेक्शन टेस्ट भी होंगे, रिवीजन टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, मतलब किसी तरह की कोई भी कमी आपको यहाँ पे लगेगी नहीं। बाकी कुछ फ्री कोर्स तो हम लोग ऑफ कोर्स हर साल देते ही हैं। यहाँ पे भी इस साल भी मैराथन सेशन होने वाला है, क्रैश कोर्स होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो यूट्यूब पे ही आएगा, तो इसको आप यहाँ वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए जी, तो पहली जो छोटी सी न्यूज़ है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट से आती है। तो मोदी जी ने कहा था कल कि भैया इंडिया साहबजादे डे था ना, तो उस वजह उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत प्राउड हिस्ट्री है ना। हमारा जो इतिहास है, एंशिएंट इंडिया, मिडीवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, जो भी आप बोलिए, खासकर एंशिएंट इंडिया को ऐसा कहा जाता है। हालांकि पूरा इतिहास ही अपना काफ़ी प्राउड फील करने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर जी का ये कहना है कि प्राउड तो होना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे इतिहास में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा किया गया कि जिससे हमें अपने इतिहास पे शर्म आती है। जबकि हमारा जिस तरह का इतिहास रहा है, हमें इन्फीरियरिटी नहीं बल्कि सुपीरियरिटी फील होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी इसमें मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, थोड़ा पॉलिटिकल हो सकता है। हाँ, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा डेफिनेटली ये प्रयास किया गया था कि हमारी जो साइकी है, हमारा जो दिमाग है, उसमें ये चीज़ घुसा दी जाए कि इंडियन लोग जो है वो सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर हैं, है ना, जिसमें वाइट मैन्स बर्डन, वो सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाते हैं। ब्रिटिशर्स लोग ये कहते थे कि देखो, सिर्फ आज ही नहीं, ब्रिटिशर्स लोग तो वैसे में जंगली कहते थे कि तुम कोई सिविलाइज्ड नहीं हो, जंगली हो, हाथ से खाना खाते हो, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, तुम्हारा कल्चर बहुत ही बैकवर्ड है। वो तो हमें कहते ही थे कि हम लोग सुपीरियर हैं, हम आपको सिविलाइज्ड बनाने आए हैं, राइट। कैसे बातचीत करते हैं वो सब, ब्रिटिशर्स तो हमें नीचा दिखाने की कोशिश क्या ही करते थे वो, क्योंकि वो हमारी सिविलाइजेशन को हमेशा नीचा ही समझते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि भैया आज नहीं, आज से भी बहुत साल पहले, पहले भी आर्यन जब आए थे तब भी हम लोग आपको सिविलाइज्ड बनाने आए थे। तो आपका जो पूरा कल्चर है वो काफ़ी डाउनग्रेडेड है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने हमारे मन में बिठा दिया। ब्रिटिशर्स वर आवर मास्टर्स, तो उनकी जो भाषा है, उनका जो कल्चर है, वो आज भी बहुत सारे सेक्शन हमारे सोसाइटी में ऐसे जो सुपीरियर मानते हैं, है ना। भाई आजकल भी आप देख लीजिए, मतलब एक दो कॉन्सेप्ट अगर आपको मैं बताऊं, जैसे धोती, धोती पहनना वो एक बैकवर्डनेस की निशानी मानी जाती है, लेकिन सूट पैंट पहनना वो जो है फॉरवर्डनेस की निशानी मानी जाती है क्या नहीं। इंग्लिश बोलना ऐसा माना जाता है कि अरे यार ये तो आदमी बहुत फॉरवर्ड है, इसको तो बहुत नॉलेज है। जबकि अगर वही बात आप हिंदी में करिए, तमिल में करिए, गुजराती में करिए, तो लगेगा अरे यार ये तो ऐसे फालतू की बातें कर रहा है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, जो इन्फ्योरिटी और सुपीरियरिटी, वो हमारे दिमाग में घुस गया है। तो मोदी जी का ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि भाई ये सब गलत है, हमें अपने इतिहास के ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, हमारा इतिहास इतना रिच है, तो डेफिनेटली वो चीज़ बनती है।
खैर आगे बढ़ते हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, अभी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो पूरे इशू के बारे में। तो एक पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशन दिया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भैया AVGC सेक्टर यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स, इन 4 सेक्टर को इंडिया में प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे एक तो एम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही आएगा। अभी देखिए हम लोग गेमिंग में, विजुअल इफेक्ट में काफ़ी पीछे हैं। आप देखिए इंडिया में जो भी गेम वगैरह आते हैं जो हम लोग खेलते हैं, पबजी हो गया या कुछ और हो गया, वो सारे बाहर की कंट्री के बने हुए हैं, है ना। और वो गेमिंग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिवेन्यू जनरेट होता है हर साल। बाकी उसके अलावा विजुअल इफेक्ट के जो और एनिमेशंस वगैरह होती हैं फिल्मों वगैरह में जो आता है ना, वो सब। और कॉमिक्स वगैरह देखिए आजकल बच्चे क्या पढ़ते हैं, मार्वल की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, DC की कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। हमारी जो लोकल कॉमिक्स हुआ करती थी पहले पुरानी, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे, है ना, वो सब तो कोई आजकल वो चाचा चौधरी एंड ऑल दैट वो तो पढ़ना ही बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर शायद आज की जनरेशन को वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का ये कहना है कि भी अंडर क्रिएट ऑफ इंडिया कैंपेन हम लोगों को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स इन कुछ सेक्टर के अंदर काम करने की जरूरत है। इससे एक तो आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। उसके अलावा इनोवेशन जो है वो क्रिएट होगा। हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो प्रमोट होंगे और नए नए लोगों को काम धंधा भी मिलेगा, ठीक है। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत होनी चाहिए, जिसमें स्कूल्स में जो बच्चे होते हैं वो क्रिटिकल लेवल ऑफ थिंकिंग कर सकें, क्रिएटिव थिंकिंग कर सकें, है ना, ताकि वो चीज़ें आगे बढ़ के आप जो है एनिमेशन में या विजुअल इफेक्ट में आप जाके काम कर सकें। तो NCERTs वगैरह को भी एडवाइस किया गया है कि आने वाले समय में हमारे सिलेबस के अंदर इन सारी चीज़ों को लेके भी जो है चैप्टर्स वगैरह ऐड किए जाएंगे। बाकी UGC के थ्रू भी हमारे जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे हम लोग एनिमेशन और गेमिंग वगैरह के चैप्टर्स और डिसिप्लिन्स डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। तो USA, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, ये कंट्रीज़ कुछ ऐसी हैं जो गेमिंग वगैरह में बहुत आगे हैं, तो इनके साथ डेफिनेटली हमें कोऑपरेशन करना चाहिए। और खासकर जो Tier 2 और Tier 3 सेक्टर्स हैं, सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे इसको प्रमोट करने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, अवेयरनेस वगैरह फैलाइए एंड ऑल दैट। क्योंकि गेमिंग वगैरह के थ्रू अब देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग ना गेम खेलते हो, आप कॉन्ट्रा खेलते हो या फिर आप जो है वो वाइस सिटी खेलते हो या फिर आप पबजी खेलते हो। इससे क्या होता है ना, इससे उन कंट्रीज़ के कल्चर भी हमें पता चलते हैं, है कि नहीं। हम लोग कितने सारे गेम खेलते हैं, वहाँ के सिटीज़ का नक्शा कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वो सब पता चल। अगर हम लोग इंडिया बेस्ड गेम्स बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो कल्चर है, हमारा जो पूरा सोसाइटी है, हमारा जो अर्बन लैंडस्केप है, वो भी हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो एज अ सॉफ्ट पावर के रूप में भी हम इंडिया को प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर हम लोग ऐसी चीज़ें करेंगे तो, राइट। चलिए, रिसर्चर्स वांट BD रोलिंग डिक्लेयर्ड हैजार्डियस प्रोसेस। तो कई सारे स्टेट्स के अंदर, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वगैरह में कई सालों से ये रिसर्च हो रही है। जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ, इन्होंने सर्वे करके ये पाया है कि भैया जो BD वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो BD वर्कर्स होते हैं उनको बहुत सारी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बैक पेन होना, शोल्डर पेन होना, नेक पेन होना, नी जॉइंट स्पॉन्डिलाइटिस, टायर्डनेस, बॉडी एक, ये तो होता ही होता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन इश्यूज होते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं और आई डिसीज होता है, ओरल डिसीज होते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनफर्टिलिटी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिसकैरेज होना, अबॉर्शंस, लो फर्टिलिटी, हाई यूट्रिन प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए क्योंकि इन वर्कर्स को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो BD रोलिंग का जो प्रोफेशन है इसको हजार्डियस कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे होते हैं भाई वहाँ पे, उनके अंदर भी बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसीज वगैरह, TB हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, वो सारी चीज़ें, तो ये किया जाना चाहिए। और वहाँ के जो वीमेन वर्कर्स हैं उनको स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनका वैक्सीन भी दे सकते हो सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो ये कुछ कुछ इन्होंने यहाँ पे बात बोली है, बाकी इसमें और कुछ खास मुझे लगा नहीं। चलिए, प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स प्रसाद प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ स्ल्यू ऑफ फैसिलिटीज एट श्री सेलम। स्ल्यू ऑफ फैसिलिटी का मतलब कई तरह की फैसिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी। तो अभी इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो है एक श्रीशैलम के अंदर यात्रा किया था, जहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोग्राम वगैरह को इनोग्रेट किया है। वो ज़्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए, बट प्रसाद स्कीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, प्रसाद का मतलब होता है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड द स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद ये 2014-15 में लॉन्च किया गया था।
ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या करना था, जो हमारे पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस होती हैं, है ना, जहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं, उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। यानी कि वहाँ पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो भी पिलग्रिमेज वहाँ पे जाते हैं। बाद में 2017 में हम लोगों ने इस स्कीम का नाम चेंज कर दिया था। इसके अंदर हम लोगों ने एक एच भी ऐड कर दिया था, एच। तो स्कीम का नाम क्या हो गया था, मतलब इसमें हेरिटेज भी ऐड कर दिया गया था। ऊपर वाले में जो हेरिटेज वर्ड एक्स्ट्रा ऐड नहीं था, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा डेफिनेटली इसको किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज, वहाँ के जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके साथ कोलैबोरेशन यहाँ पे किया जाता है। ये तो थोड़ा सा स्कीम के बारे में हमको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से एक क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। कंसर्निंग द प्रसाद स्कीम, कंटेम्पलेट एंड द टेस्टिमनीज गिवन बिलो एंड द स्टेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कल की एनालिसिस में आपको इसका मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, व्हाट इज द दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन रूह अफ़ज़ा ट्रेडमार्क। ठीक है, ये मैंने ऊपर ऐड नहीं किया था, आपका जस्ट वैसे करा देता हूँ। देखिए, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई डिस्टिंक्टिव साइन, है ना, कोई लोगो होता है, कोई साइन होता है, कोई पिक्चर होती है जो किसी खास ब्रांड से जुड़ी हुई है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, शूज का जो साइन होता है ये नाइकी से जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने मान लो वहाँ पे ये कर दिया, 3 स्ट्रिप कर दी, ठीक है, तो ये एडिडास से जुड़ा हुआ है। तो ये ट्रेडमार्क्स होते हैं जो किसी ब्रांड से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ट्रेडमार्क तो आपको पता चल गया। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है, तो कई बार लोग क्या करते हैं, उस ट्रेडमार्क का मिसयूज करते हैं। जैसे भाई कई बार ना एडिडास का जो है अबीबास बना दिया, प्यूमा का जो है पुम्मा बना दिया, डबल एम डाल दिया उसमें, उसके साइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, अब मान लो एडिडास का सिग्नेचर ये है, मान लो ये एडिडास का सिग्नेचर है, तो इसको ना उल्टा कर दिया, सीधा कर दिया, तो ये ट्रेडमार्क का मिसयूज हो गया। बहुत लोग इसका मिसयूज करते हैं, ट्रेडमार्क्स वगैरह का नाम का भी मिसयूज करते हैं। अब वो बिस्लेरी का बिलसेरी कर दिया, जो है बिलारसी कर दिया, कुछ भी कर देते हैं लोग। तो ट्रेडमार्क का मिसयूज तो होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह का जो कंट्रोवर्सी है वो है रूह अफ़ज़ा को लेके। देखिए, सबने भाई रूह अफ़ज़ा का शरबत पिया होगा गर्मियों में, है ना, वो शहरों में छबील लगी होती है रोड के किनारे, वो रूह अफ़ज़ा का वो पिलाते हैं, वो रेड कलर का शरबत होता है ना, सबने पिया ही होगा, ऑफ कोर्स बचपन से पीते आ रहे हैं। और ये बहुत पुरानी ब्रांड है, हमारे पिताजी भी पिया करते थे। तो एक रूह अफ़ज़ा को लेके एक अलग ही हमारे माइंड के अंदर एक ब्रांड बैठ गई है कि रूह अफ़ज़ा मतलब शरबत होगा। और काफ़ी रिस्पेक्टेड ब्रांड है रूह अफ़ज़ा, है ना, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता इसमें। तो रूह अफ़ज़ा के कंपटीशन में सरदार लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम इन्होंने रखा दिल अफ़ज़ा। ठीक है, रूह अफ़ज़ा की जगह रख दिया दिल अफ़ज़ा। इतना ही नहीं, ये रुके ही नहीं यहाँ पे। देखो, इनकी बोतल का साइज देखिए, इनकी बोतल का डिज़ाइन देखिए, वो भी लगभग सिमिलर ही है। तो ये क्या है भाई, ये कस्टमर को तो धोखा देने वाली बात है ना। तो वही रूह अफ़ज़ा वाले चले गए कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा कि सर ये तो गलत हो रहा है, मेरे ट्रेडमार्क का मिसयूज हो रहा है। कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि जो जज साहब हैं वही खुद रूह अफ़ज़ा पी के बड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि गलत है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। रूह अफ़ज़ा एक इतनी बड़ी एक ब्रांड है और काफ़ी रिस्पेक्टेड ब्रांड है, इसको हाईली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली पूरे का पूरा मामला इधर बनता है। इसमें अभी आगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे वो एक अलग मामला रहने वाला है। बट यस, तो कोर्ट ने यही माना है कि रूह और दिल, है ना, अफ़ज़ा तो वर्ड बिल्कुल कॉमन ही हो गया, रूह और दिल को लोग वैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग तो करते नहीं हैं। बाकी बोतल की शेप, बोतल का डिज़ाइन, वो वही सब वो भी एक जैसा है। तो ये गलत किया सरदार जी प्राइवेट लिमिटेड ने, बट एनीवेज दैट इज़ द होल केस। एक्सपेडाइट क्लासिफिकेशन ऑफ द नोमैडिक ट्राइब इन द कोटा लिस्ट पैनल टेल्स सेंटर। तो भैया पार्लियामेंट्री पैनल ने सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट को ये कहा है कि भाई जल्दी करिए थोड़ा सा। बहुत सारी हमारे यहाँ पे डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसको अभी तक SC ST और OBC के स्टेटस में नहीं डाला गया है, उनको जल्दी से जल्दी डालिए। मतलब सरकार तो काफ़ी समय से ये बात कह रही है, बट अभी तक डाल नहीं पाए। देखिए क्या होता है ना, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है डी नोटिफाइड एंड ऑल दैट। इस समय इंडिया की 10 करोड़ पॉपुलेशन कम से कम जो है वो डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अंदर गिनी जाती है। 1400 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, ठीक है, जो या तो नोमैडिक हैं, डी नोटिफाइड हैं, या फिर सेमी नोमैडिक हैं। ये होता क्या, आपको बताता चलता हूँ मैं। देखिए पहले उसी को कर लेते हैं। ये डी नोटिफाइड ट्राइब कौन सी होती हैं? देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया था ब्रिटिशर्स के टाइम में, 1871 और 1947 के बीच में
बहुत सारी ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया गया था। ये तो लुटेरे हैं एंड ऑल दैट, राइट? जिसकी वजह से इनकी धरपकड़ होती थी, जेल में डाल दिया जाता था, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, स्कीम्स वगैरह का बेनिफिट इनको नहीं मिलता था। जहाँ पे लोग रहते थे जंगल वगैरह में, वहाँ से इनको निकाल दिया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये कहना था कि ये लोग ना डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो इनको क्रिमिनल कैटेगरी के अंदर डाल दिया था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको डी नोटिफाई कर दिया। मतलब वो जो नोटिस था क्रिमिनल डिक्लेयर करने का, उसको डी नोटिफाई कर दिया। ये तो आपका समझ में आ गया। लेकिन में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है। जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है। जो सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, वो ये मूवमेंट के बेसिस पे होता है। नोमैडिक ट्राइब ऐसी होती हैं जो साल भर मोस्टली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती हैं, है ना? अपने जानवरों को लेके जाती हैं, ग्रेजिंग वगैरह करती हैं, रोड सेटलमेंट, उनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता है, जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं। बंजारे वगैरह बहुत बार आपने देखे होंगे, उस कैटेगरी के अंदर आप कह सकते हो। सेमी नोमैडिक ट्राइब ऐसी होती हैं जो घूमती तो हैं, लेकिन नोमैडिक ट्राइब से कंपैरिजन में कम घूमती हैं, ठीक है? तो ये तो आपको पता चल गया। तो वो सीज़नल फिजिकल मूवमेंट करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस कई सारी कमिटीज़ वगैरह भी बनाई गई। हमारे यहाँ पे रेंके कमीशन बनाया गया। फिर 2019 में हम लोगों ने एक नया स्कीम भी उनके लिए चलाया। फिर एक सीड स्कीम भी चलाया। तो भैया सरकार तो चाहती है कि कुछ ना कुछ हो यहाँ पे। तो सीड स्कीम सर गवर्नमेंट ने चलाया था। सीड स्कीम के अंदर क्या होता है? मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज़। तो ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके लिए स्कीम चलाई थी। जिसके अंदर क्या किया जाना था? जिसके अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए फ्री कोचिंग दिया जाना था, ठीक है? हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, हाउसिंग असिस्टेंस दिया जाएगा और लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के अंदर इनको पार्टिसिपेट किया जाएगा ताकि इनकी रोज़गार बढ़े, है ना? ये लोग कहीं एक जगह पे जाके सेटलमेंट हो जाएँ। कई सारे स्टेट्स के अंदर तो इनको जो है लैंड भी प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारा जो हाउसिंग स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उनके तहत इनको घर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट था वैसे तो, ठीक है? और बट इसमें दिक्कत ये है ना कि भैया जब तक गवर्नमेंट उसको डिनोटिफाई ही नहीं करेगी, आइडेंटिफाई ही नहीं करेगी, तो स्कीम का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो 1400 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो इस समय इस कैटेगरी के अंदर हैं, बट इनमें से बहुत सारी कम्युनिटीज़ को सरकार ने अभी तक आइडेंटिफाई किया नहीं है। बेसिकली हमारा जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, उसको ये काम दिया गया है और वो जो है इनको स्टडी कर रहे हैं, इनका इतिहास और वो सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं। गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वे पार्लियामेंट के अंदर कानून लाती है और फिर उसके अंदर उनको डीनोटिफाइड ट्राइब डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है, बट एनीवेज जब होगा तो होगा। तो फिलहाल तो ये पूरा मामला बनता है। सेंटर मैंडेट्स यूनिवर्सल डिजिटल कैप्चरिंग ऑफ द मनरेगा अटेंडेंस। ये टॉपिक हम लोग पहले भी काफ़ी कर चुके हैं। देखिए मनरेगा में क्या होता है, जो लोग काम करने जाते हैं मनरेगा में, ठीक है, पहले क्या होता था रजिस्टर के अंदर इनकी एंट्री हुआ करती थी, तो जो सब जाके वहाँ पे अंगूठा लगाते थे या साइन किया करते थे। सरकार ने कहा कि नहीं, ये सब गलत है। कई बार उसके अंदर करप्शन हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, ओपननेस वगैरह नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी। तो सरकार ने कहा कि हम लोग ये नहीं करेंगे। सरकार ने जो है एक मनरेगा मेट बनाया। मतलब मनरेगा रेट मेट जो है कि इंसान ही होता है। यूजुअली वीमेन को कंसिडर किया जाता है। तो वो लोग क्या करती हैं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। तो जब ये लोग काम करने आते हैं मनरेगा में, उनकी पिक्चर क्लिक की जाती है और उस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड की जाती है, जिसमें उनकी लोकेशन, वो फ़ोटो, और ये फ़ोटो 2 बार वो क्लिक की जाती है। एक बार तब क्लिक की जाती है जब लोग एक काम पे आते हैं, दूसरी बार क्लिक की जाती है काम से जाते हैं। 2 बार अटेंडेंस होती है बेसिकली इनकी। तो वो रजिस्टर वाला सिस्टम खत्म कर दिया। मोबाइल वाला हो गया। इससे सरकार को एक तो पता चलता रहता है भाई कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है एंड ऑल दैट, राइट? करप्शन कम होता है। अब ये जो सिस्टम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, इसमें बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि एक तो भाई सबके पास स्मार्टफोन होते नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो सरकार को स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, जो सरकार नहीं कर रही है। दूसरी बात, अगर स्मार्टफोन प्रोवाइड हो भी जाता है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं है। वो एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जा रही है। आप बार-बार अपलोड कर रहे हो, क्रैश हो जाती है ना? समस्याएँ बहुत सारी हैं यहाँ पे। तो जिसको लेके जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे सजेशन दिया गया था गवर्नमेंट को कि आप इसको थोड़ा-सा डिले कर दीजिए और ये जो कनेक्टिविटी वाली प्रॉब्लम होती है, ये थोड़ा-सा आप जो है इसको देखिए। लेकिन सरकार ने वो सब तो कुछ किया नहीं और अभी 1 जनवरी से अगले साल से मैंडेटरी कर दिया गया है हमारे देश की हर ग्राम पंचायत के लिए। तो जो मेट होंगे, मनरेगा मेट, ठीक है? उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है और मनरेगा के लिए मैं सिर्फ बेसिकली वो रजिस्टर वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया। अभी आपको अटेंडेंस मोबाइल के थ्रू ही देनी पड़ेगी। ये थोड़ा आपको मनरेगा के बारे में, नई स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, है ना? चलिए जी।
अनफंडेड पेंशन स्कीम इज अ टैक्स ऑन द फ्यूचर जनरेशन से संजीव सान्याल जी हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं और एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं और इनकी काफ़ी बुक्स भी आती हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इनकी एक बुक मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी, इंडियन रेनेसांस करके वो बुक का कुछ नाम था ऐसा। अच्छी बुक है, काफ़ी ज़बरदस्त बुक लगी मुझे। हालाँकि कुछ पॉइंट्स मुझे ख़ास मज़ेदार नहीं लगे बट मोस्टली बुक बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हो आप। और भी कई सारी बुक है, लैंड ऑफ 5 रिवर्स करके भी शायद इनकी कोई बुक है। तो इनका ये कहना है कि भैया जो कई स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे पंजाब का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो। पंजाब ने क्या किया, अभी पुरानी स्कीम की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। 2003 के बाद से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चेंज करके न्यू पेंशन स्कीम के अंदर हम लोग आ गए थे। लेकिन कुछ स्टेट्स अभी दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जा रही हैं। उनका कहना है कि भैया पुरानी स्कीम ज़्यादा बेटर थी नई स्कीम से। बट अभी सरकार का ये कहना है कि संजीव सान्याल जी का ये कहना है कि नहीं, नहीं, नई स्कीम जो है ऑफ कोर्स बेटर है। पुरानी स्कीम से सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। कुछ-कुछ चीज़ आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। पहली बात तो ये कि जो पुरानी स्कीम होती थी वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए होती थी। जो नई स्कीम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी होती है, प्राइवेट कंपनीज़ में जो काम करते हैं उनके लिए भी होती है। नई स्कीम के तहत क्या होता था, जो आपकी लास्ट सैलरी होती थी, उस लास्ट सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में हर महीने मिला करता था। ठीक है? मान लो आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए, आप 80 साल 85 ईयर्स तक जब तक भी आप जियोगे, आपको अपनी पिछली सैलरी का, लास्ट सैलरी का 50% हर महीने पेंशन मिलेगा। ये सिस्टम यहाँ पे हुआ करता था। अब ये सिस्टम तो सिर्फ हुआ होता ही था, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और इवन आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, ठीक है, जो एम्प्लॉइज़ होते थे। सरकार ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है भाई, है ना? इसमें तो बहुत बर्डन पड़ रहा है सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने नई पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। इस नई पेंशन स्कीम्स के अंदर क्या होता है, कुछ परसेंटेज अपनी सैलरी का एम्प्लॉई हर महीने पेंशन स्कीम के अंदर डालता है और कुछ परसेंट गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे पेंशन स्कीम के अंदर डालती है। तो जब आप रिटायर होते हो तो आपको वो पैसा मिल जाता है। क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, तो सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन इसमें नहीं होता है ना? सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, तो सरकार को तो नुकसान ही हो रहा था। लेकिन नई वाली स्कीम में 60% जो टैक्स फ्री होती है, बाकी 40% जो है उसके ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगता है। तो बर्डन कम हो गया था बेसिकली सरकार के ऊपर, है ना? पेंशन का काफ़ी बड़ा बर्डन होता है और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे-जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो रही है इंडिया की, तो ये पेंशन का बर्डन और ज़्यादा बढ़ रहा था। तो वो थी एक नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो पंजाब वगैरह जो है वो दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से देखिए पंजाब के अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेट हो गया है ना? कर्जे में डूबा हुआ है पंजाब की सरकार। इस तरह की स्कीम चलाई हुई भाई तो ठीक नहीं है। तो सान्याल जी का ये कहना है कि ये जो पेंशन स्कीम है हमारी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। देखिए सीधी-सी बात है भाई, सरकार को पेंशन के लिए पैसा देना है, पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो जनता से ही आएगा ना यार। तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाएँगे, डीज़ल के दाम बढ़ाए जाएँगे, चीज़ों के दाम बढ़ाए जाएँगे, तभी तो सरकार पैसा इकट्ठा करके पेंशन वालों को देगी, है ना? तो इनका ये कहना है कि ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी आगे बढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट इन जी-सेक मार्केट राइजिंग, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि भैया गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर जो है इंटरेस्ट हाई हो रहा है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वैसे पूरी दुनिया में हो रहा है। आपको पता है कि अमेरिका जो है इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रही है, तो वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर ही इंक्रीज़ कर रही है। ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता क्या है? जी-सेक क्या होता है? देखिए जी-सेक ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर देसी भाषा में समझें तो आप ये मान लीजिए कि ये पैसे का जुगाड़ करने का एक तरीका होता है। एक ऐसा पेज होता है, एक स्टाम्प पेपर होता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट लिखती है कि भैया मुझे, मान लो सरकार को 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो सरकार यहाँ पे लिखेगी कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए 1 साल के लिए। जो आदमी मुझे 100 करोड़ रुपए देगा, उसको मैं 1 साल के बाद 5% या 10% का इंटरेस्ट रेट पे करूँगी और उसको मूलधन जो है वो वापस कर दूँगी। अगर आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपीज़ हैं, आप गवर्नमेंट को दे दीजिए 1 साल के लिए। 1 साल के बाद सरकार आपको जो है उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट दे देगी। तो ये सरकार को पैसा मिल गया। तो ये एक्चुअली एक बोरो करने का तरीका होता है, पैसे का जुगाड़ करने का तरीका होता है। इसे जी-सेक बोलते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटी भी आप इसको बोलते हो। और ये 2 तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म वाली को बोलते हैं ट्रेज़री बिल्स, जो कि 182, 364 और 91 डेज़ के लिए होती है। एक होती है डेटेड सिक्योरिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म, ये जो है 5 साल से लेके 40 साल तक हो सकती है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, एक बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये
दुनिया की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बैंकरप्ट तो नहीं होगी ना, तो गवर्नमेंट तो आपका पैसा पे करेगी ही करेगी। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में पैसा डालते तो डूब भी सकता है। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कई बार ना मार्केट से पैसा की मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जब सरकार को लगता है कि भाई को आरबीआई को लगता है कि मार्केट से पैसा ज़्यादा हो गया है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है, तो वो सारे तरीके भी यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ किए जाते हैं। बट ये जो ट्रेजरी बिल है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको इशू नहीं कर सकती। हाँ, लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती हैं, लेकिन उस केस में उसको बोला जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक बनता है। हालांकि जो इकोनॉमी के अंदर हम लोग जो कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं, ठीक है, और मनी मार्केट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ये टॉपिक हमारे कवर होते हैं। जो ट्रेजरी बिल है वो मनी मार्केट का पार्ट है, और जो GSEC है वो हमारा कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो जो लॉन्ग टर्म होती है मोर देन 1 ईयर, वो कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है। इसी के अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट वगैरह भी पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्टॉक मार्केट भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो शेयर्स के अंदर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ऑल दैट, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आप अपने जो इकोनॉमी का बेसिक सी टॉपिक है वो भी डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है वो कहता है अ वॉरशिप प्रोग्राम दैट मस्ट गो फुल स्टीम अहेड। तो भैया AK चावला जी हैं, रिटायर्ड वाइस एडमिरल रहे हैं, ठीक है, और फ्लैग ऑफिसर रहे हैं, कमांडर इन चीफ रहे हैं सदर्न नेवल कमांड के। तो इतना एक्सपर्टीज़ हैं, इतने बड़े आदमी हैं, तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए क्या बोल रहे हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अभी अभी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भैया हम लोगों ने लॉन्च किया है, उसको कमीशन कर दिया इंडियन नेवी में। और इंडिजिनस है, सबसे बड़ी बात ये है, देखिए नेवी के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर ओवरऑल न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाना, सुपरसोनिक मिसाइल बनाना, ये कुछ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और गिनी चुनी कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लग जाते हैं, एक सिंगल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। एयरक्राफ्ट कैरियर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है भाई, चलता फिरता एयरपोर्ट होता है पानी के ऊपर, जिसके अंदर 25, 30, 35, 50 आप एयरक्राफ्ट को रख सकते हो, पार्क कर सकते हो, वहाँ से वो फ्लाइट कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, चलता फिरता एयरक्राफ्ट होता है, समझ रहे हो। तो बहुत बड़े बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है। हम लोगों ने खुद अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बनाया है। और एयरक्राफ्ट कैरियर कई तरह के होते हैं, एक होता है लाइट, मीडियम और लार्ज। लाइट के अंदर जो है 25 के आसपास आप एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हो, मीडियम में जो है 30 to 50 और लार्ज में मोर देन 90। अगर आप इसके मेथड के हिसाब से देखें कि भैया वो एयरक्राफ्ट जो है वहाँ से कैसे टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, उसके हिसाब से वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, इसे कैटोबार बोलते हैं। दूसरा रहता है वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, तो इसमें हमारे एयरक्राफ्ट वर्टिकली ऊपर जाते हैं, वर्टिकली ही नीचे आते हैं। एक होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट द अरेस्टेड रिकवरी, इसमें जो जो बेसिकली जो रनवे होता है वो बहुत छोटा होता है, तो सीधा उड़ जाता है वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, 3 तरह का होता है। अगर हम लोग इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की जर्नी को देखें तो जर्नी काफ़ी पुरानी है। ब्रिटिशर्स से हम लोगों ने शुरुआत में आफ्टर इंडिपेंडेंस INS विक्रांत लिया था। तो अभी जो हमारा INS विक्रांत है बेसिकली वो इसी के नाम पे रखा हुआ है, उसका नाम सेम सेम रखा हुआ है। तो ये ब्रिटिश मेड था और 19,000 टन का ये था, कैटोबार टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था और 21 से लेके 23 के एयरक्राफ्ट कैरियर को कैरी कर सकता था एक टाइम पे। ठीक है, विद सम हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो। फिर हम लोगों ने इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे लेके आए INS विराट। पहले लेके आए विक्रांत, फिर आया विराट। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस था इससे। ये 19,000 वाला था पुराने वाला, ये था 28,000 टन। इसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो थी विस्टोर, जो वर्टिकल टेक ऑफ और वो सब लैंडिंग रहती है। 26 से लेके 30 एयरक्राफ्ट कैरियर विद हेलीकॉप्टर्स की कैपेसिटी इसकी थी। अब इसको हम लोगों ने इसको भी रिप्लेस कर दिया, बूढ़ा हो गया था, पुराना हो गया था। फिर हम लोग रशिया से लेके आए INS विक्रमादित्य। ठीक है, 45,000 टन का है ये, स्टोबार टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है।
30 एयरक्राफ्ट कैरियर कर सकता है विद सम हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, और ये लैंड अटैक में भी काम आता है और एयर डिफेंस के अंदर भी काम आता है, तो ये काफ़ी एडवांस्ड है। हम लोगों ने जो अभी नया बनाया है अभी INS विक्रांत इंडिजिनस, वो बेसिकली INS विक्रमादित्य के जैसा ही है, ठीक है, इतना ही वेट है उसका, लगभग लगभग वो सारी चीज़ें हैं, बट इसके पीछे की जर्नी बहुत पुरानी है, ठीक है। 1980 में INS विक्रांत की प्लानिंग की शुरुआत हुई थी। 2002 में जाके कहीं ना कहीं इसका डिज़ाइन वगैरह हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। 2009 में इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुई, क्योंकि बीच में जो है DRDO वगैरह ने जो है इसका स्टील वगैरह बनाया था, वो सब चीज़ें, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाए थे। तो 2019 में असेंबली शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ इसके ऊपर। फिर 4 साल के बाद यानी कि 2013 में इसको लॉन्च किया गया, तो टेस्टिंग वेस्टिंग जो है फिर वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। सी ट्रायल्स शुरू हुए 2021 में, फिर फाइनली 2022 में हम लोगों ने इसको कमीशन कर दिया। तो INS विक्रांत, ठीक है, अभी हमारे नेवी के अंदर फुल फ्लेज पार्ट बन गया है। तो इंडिया दुनिया की गिनी चुनी कंट्री में आ गया है, ठीक है, जिसके पास खुद की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब हमारी नेवी डिमांड कर रही है एक और बनाने का, तो इस समय इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक विक्रमादित्य है और एक विक्रांत है। नेवी कह रही है कि भैया हमें एक और चाहिए, तो गवर्नमेंट ने फिलहाल नए के लिए परमिशन नहीं दिया है। नेवी ये कह रही है कि चलिए, नेवी के तो डिमांड ये है कि कम से कम 50,000 से लेकर 65,000 टन वाला होना चाहिए, बट अभी सरकार ने इसके लिए मना कर दिया है। लेट्स सी आगे क्या होता है। नेवी ये कह रही है सरकार को कि चलिए भाई साहब, आप इतना भी नहीं दे रहे हो ना, कम से कम जो INS विक्रांत है अब वैसा ही दे दीजिए। अब उसमें तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक बार उसको बना लिया है, उसका डिज़ाइन आपको पता है, उसका वेट आपको पता है, मटेरियल क्या यूज़ होगा, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होगी, सब आपको पता है। तो पिछले वाले में बनाने में 20 साल लग गए थे, इस बार वाला थोड़ा जल्दी बना दीजिए, 10-20 साल की बजाय जो है 7-8 साल में कर दीजिए काम, क्योंकि चाइना 5 से 6 साल में, 8 साल में बना दे रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर, हम भी बना सकते हैं। तो ये नेवी का कहना। अब इसमें आगे क्या होगा वो बड़ी बात है। बाकी UK, USA, चाइना, ये भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं, खासकर USA के पास 10-12 हैं। वो 50,000 से लेकर 65,000 टन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर उसका वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसका एरिया होगा, उतना ही ज़्यादा वो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। इस समय अमेरिका के पास एक 1 लाख टन का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। बाकी तो डीजल वीजल वाले हैं, तो अमेरिका के पास तो बहुत बड़ा है। अभी चाइना बना रहा है, ऐसा सुनने में आया है कि पिछले 8-10 साल से लगा हुआ है इसी लेवल का बनाने का, बट वो कब बन के तैयार होगा वो अभी हमें नहीं पता है। बट वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और चाइना के पास इस समय वो 3-4 उसने बना लिए हैं, 5-6 जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर में चल रहे हैं। तो इंडिया को डेफिनेटली चाइना को ध्यान में रख के उधर बना, देखिए यार, हम लोग खुश नहीं है ना, हम लोग खुद थोड़ी चाहते हैं कि इतना पैसा वहाँ पे खर्चा करें, हमारी भी तो मजबूरी है। चाइना हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान हमारी मजबूरी है, तो दोनों साइडों में हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, तो भाई उनको टैकल करने के लिए अपने को मजबूत तो करना पड़ेगा। उसी लिए जो है हम लोग ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं हम लोगों को। तो इंडिया नीड्स टू कीप चाइना इन माइंड टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट, स्पेशली इन द इंडियन ओशियन। तो तीसरे की शुरुआत मेरे ख्याल से हमें इंडिया को कर देनी चाहिए, बट सरकार पीछे इसलिए हट रही है। सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे, इससे जो है एक वेपन्स की रेस शुरू हो जाएगी साउथ एशिया के अंदर, फिर पाकिस्तान भी करने लगेगा कुछ ना कुछ, चाइना एक्स्ट्रा करने लगेगा, तो वो वेपन्स की रेस ना हो, शायद इसीलिए भी इंडिया नहीं करना चाहता है। बाकी फाइनेंस तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है ही, पैसे की कमी है भाई, हमारा देश इतना अमीर तो है नहीं, है ना, अभी भी हमारे यहाँ पे हंगर और बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं, वो भी आप यहाँ पे जो है एक एंगल देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था इसमें तो। बाकी एक एडिटोरियल एक्स्ट्रा और है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।